सो गाइस हमने अभी ये सीरीज़ का पहला पार्ट होगा ऑफ कोर्स। तो आज जो हमें लाइक कॉटन, जूट एंड ये कवर हुआ है हेम्प। तो आई थॉट कि इसको कवर कर लेते हैं। सो ये सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट होगा। उसके बाद में इन द अदर सीरीज़, इन द अदर कॉन्सेक्यूटिव सीरीज़ ऑफ दिस फार्माको कोग्नोसी विल बी कवरिंग अदर लाइक, जैसे अपना दूसरा वाला जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारा जो दूसरा पार्ट्स है ना प्रोटीन्स, देन हमने वो भी कवर किया, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, तो वो भी मैं कवर करूँगा, राइट। सबसे पहले अपन कवर करेंगे फाइबर्स। तो फाइबर्स के अंदर आ जाते हैं कॉटन, जूट एंड हेम्प। सबसे पहले बात तो अपने को बोलना पड़ेगा कि कॉटन का कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो पहले वो समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लाइक कॉटन का कलेक्शन। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, सबसे पहली बात तो उसको पहले ग्रो करना पड़ता है, ओके। सो हैव टू ग्रो इट प्रॉपर्ली एंड फॉर 5 months स्ट्रेट, ओके। सो 5 months के लिए अपने को उसको ग्रो करना पड़ता है। आफ्टर इट हैज़ ग्रोन फॉर स्ट्रेट 5 months, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम उसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कलेक्ट नहीं करते एज इन, उसको पहले हाँ, उसके जो बॉल्स होते हैं ना, बॉल्स BOLLS, ठीक है। सो उसके जो बॉल्स होते हैं, ओके, वो हम निकाल लेते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट आर एग्जैक्टली बॉल्स कॉल्ड, ठीक है ना। दैट इज़ BOLLS, ओके। सो इट इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग। किधर है, राइट, ये स्लाइड शेयर का एक PPT है। तो इसके अंदर ना बॉल्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा आपका प्रोसेस होगा। सो अगर मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको, एक सेकेंड। सो दिस एज यू कैन सी, ये जो मैं जिधर आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर, तो ये जो होता है, ठीक है, ये पहले प्लांट तो पहले ग्रो होते जाता है, ठीक है। पहले सीडलिंग से प्लांट पहले ग्रो होते जा रहे हैं, लीफ बन रहा है, एंड देन दैट लीफ इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ बॉल। दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ BOLL। क्योंकि इसी बॉल के अंदर आपका वाइट कॉटन छिपा हुआ है, मतलब बाहर आएगा। क्योंकि आफ्टर द बॉल ओपन्स, ठीक है ना, आफ्टर सर्टन टाइम द बॉल विल ओपन एंड व्हाट विल हैपन इज वाइट पार्ट विल बी सीन देन, राइट। और फिर एकदम से ओपन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये बॉल जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये बॉल, ये हमको निकालना है। ये जो लेफ़्ट ओवर पार्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हमको निकाल देना है, इस बॉल को, ओके। इस बॉल को हमको निकालना है पहले स्टेप के अंदर। तो बॉल्स आर रिमूव्ड, देन एज एंड व्हेन द बॉल्स आर रिमूव्ड, उसके अंदर हम लोग आते हैं कि सेपरेट फ्रॉम कैप्सूल्स एंड डस्ट, ओके। जो बॉल को हमने एक्चुअली कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। सो बॉल जो हमने देखा अभी वो कैप्सूल ही था। तो वो तो अपन एक बार सेपरेट कर लिया, ख़त्म हो गया बात। उसके बाद में हम लोग को करना है एक्चुअली में हमारा डस्ट। उसके अंदर थोड़ा बहुत डस्ट भी रहता है, तो वो भी सेपरेट करना पड़ेगा। देन द ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स कौन से होंगे, जो वाइट पार्ट है ना, दैट इज़ नथिंग बट अ सिंगल ट्राइकोम, ओके। सो आई विल बी ऑल्सो कवरिंग व्हाट आर ट्राइकोम्स टू बी, मतलब अलग से, ओके। आई विल बी ऑल्सो कवरिंग दैट बिकॉज रश्मि मैम का वो है कवरिंग, वो भी मैं कवर करूँगा। उससे पहले मैं उस पार्ट पे आऊँ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ट्राइकोम्स के अंदर अगर कोई पार्ट है, ट्राइकोम्स आर नथिंग बट, अगर आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे विजुलाइज कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे सीड्स हैं, ओके। अब सीड्स आपने कभी कभी घर पे देखा रहेगा कि सीड्स के ऊपर ना छोटे छोटे फाइन हेयर रहते हैं, ओके। सो ये जो है ना, व्हाट इज़ दिस कॉटन एक्चुअली, ये कॉटन एक्चुअली में नहीं है, ये मतलब कॉटन एक्चुअली में क्या है कि सीड में से निकलने वाला एक सिंगल सेल ट्राइकोम ही है, ठीक है ना। ये सेल्स है एक्चुअली, ये जो आप ट्राइकोम देख रहे हो, ये जो वाइट फाइबर आप देख रहे हो, वो नथिंग बट एक सिंगल सेल है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। क्योंकि वो एपिडर्मल सेल्स से एक हेयरी प्रोजेक्शन की जैसे निकल रहा है, करेक्ट है। एपिडर्मल सेल से हेयरी प्रोजेक्शन से निकल रहा है। व्हाट इज़ एपिडर्मल सेल, जो सीड का आउटर लेयर रहता है उसको हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं, ओके। तो उस एपिडर्मल सेल से, ठीक है ना, कुछ सेल्स जो हैं वो हेयरी फॉर्म में निकल जाते हैं बाहर, और हेयरी फॉर्म में प्रोजेक्ट करने के बाद, बाहर इलोंगेट करने के बाद, दे आर बेसिकली
इलोंगेटिंग सो मच, इतने बड़े बन जाते हैं कि वो कॉटन जैसे वाइट फाइबर्स दिखने लगते हैं। ओके, अभी जब जब हमने बॉल्स निकाल दिया है, डस्ट निकाल दिया, देन वी हैव टू ऑल्सो रिमूव द सीड्स, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या बोला था, ये एक्चुअली में क्या है, सिंगल सेल ट्राइकोम से सिंगल सेल फाइबर, ये जो आप वाइट वाला कलर का देख रहे हो वो क्या है एग्जैक्टली, दैट इज़ नथिंग बट ट्राइकोम्स दैट आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सीड। तो ऑफकोर्स इसका नीचे वाला पार्ट जो रहेगा ट्राइकोम्स का, सीड से अभी भी अटका हुआ होगा। कभी कभी विंड से तो निकल जाता है, बट कभी कभी विंड से नहीं निकलता, तो उस सीड्स को भी उनको निकालना पड़ेगा। तो इसमें और एक स्टेप है जिसमें हम करते हैं गिनिंग, ठीक है। गिनिंग्स में क्या होता है, ये ट्राइकोम्स को और सीड्स को अलग किया जाता है। देन व्हाट हैपन टू दिस ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स को क्या किया जाता है, ट्राइकोम्स के अंदर कुछ रहते हैं लॉन्ग और कुछ रहते हैं शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर्स को बेसिकली अलग किया जाता है। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर्स को अगर अलग किया जाता है, जिसको हम वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोसेस है डीलिंटरिंग। ओके, सो दैट डीलिंटरिंग हो जाता है। तो लिंट जो बोलते हैं लिंट बोलते हैं किसको, शॉर्ट फाइबर्स को हम लिंट बोलते हैं। देन वी आर गोइंग टू प्यूरीफाई इट। ओके, अभी प्यूरीफाई तो करना ही पड़ेगा, जब अपन ने एक्सट्रैक्शन कर लिया है, अब हमको इसको प्यूरीफाई करना है अच्छे से। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू द प्यूरिफिकेशन का पार्ट, एडिशन ऑफ सोडा ऐश अंडर प्रेशर। अभी वो फॉर अ डे भी रख सकते हो या फिर फॉर सर्टेन आवर्स भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स और द स्पीसीज दैट यू हैव, करेक्ट है। तो और ऑन द क्लाइमेट दैट यू हैव, तो ऑफकोर्स अंडर प्रेशर इसको लगना है आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडा ऐश। ओके, तो उसके बाद हमको क्या करना है, ऑफकोर्स अभी अपन ने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए, तो सीधी सी बात है यार, हमको उसको ये क्या बोलते हैं अपन उसको, हमको उसको ये तो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, उसको हमें उसको हमें ये तो करना पड़ेगा, वॉश देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव अ वॉश, तो वॉश तो देंगे उसको। आफ्टर वॉशिंग वी विल बी डूइंग अ ब्लीचिंग पार्ट। अभी ब्लीचिंग अगेन एक केमिकल प्रोसेस है, उसके बाद में वापस अपने वॉशिंग देना पड़ेगा एंड देन ड्राइंग करना पड़ेगा, करेक्ट है, एंड देन पैकिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोसेसिंग में इतना ही लिख सकते हो फ्लो चार्ट बना के। अच्छा, जहाँ तक जूट का कवरिंग है, जहाँ तक जूट कंसर्न है, जूट का सिर्फ हार्वेस्टिंग करना है, पहले ग्रो करना है, हार्वेस्टिंग करना है, हार्वेस्टिंग में हमने कलेक्टिंग करना है, ठीक है। जैसे ही आपने वो मतलब कलेक्शन कर लिया, ठीक है ना, मतलब कलेक्शन किसका किया आपने, जो जूट के फाइबर्स हैं अलॉन्ग विद देयर स्टॉक्स, याद रखना है किसका कलेक्शन किया, हार्वेस्टिंग के बाद हमने जूट के फाइबर्स अलॉन्ग विद स्टॉक्स, इनका हमने कलेक्शन किया है, करेक्ट है। सो वंस वी आर डन विद दिस कलेक्शन का पार्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू कीप दीज फाइबर्स, ओके, वी आर गोइंग टू कीप दीज फाइबर्स इन द वाटर सोकिंग करने के लिए, मतलब उसे सोक करके रख देंगे, ठीक है। जैसे अपन कपड़े को कैसे ऐसे सोक करके रख देते हैं सर्फ के अंदर, तो वो रात भर सोक करके रखते हैं, देन बाहर में निकाल के अपन निकाल देते हैं, वैसे हम उसको सोक करके रख देंगे पानी के अंदर, ठीक है। दिस कैन बी फॉर 1 week, this can be for 3 days. So what will happen in this time, what will happen because of this, microorganisms will come on that fiber and it will basically rot. वो जो फाइबर जो हो जाएगा ना, फाइबर पूरा रॉट हो जाएगा, the fiber will actually rot, and since the fiber has now fully rotted, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो बोलते हैं ना पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जो हमको नहीं चाहिए वो निकल जाता है, करेक्ट है। एक बार रॉटिंग हो गया, फिर हम लोग स्ट्रिपिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होगा कि अभी भी वो फाइबर जो है वो स्टॉक से चिपका हुआ है, तो स्टॉक को भी निकालना है, बराबर। सो फाइबर्स को निकालना पड़ेगा स्टॉक से, करेक्ट है। वो निकाल लिया हमने, बराबर है। वॉशिंग कर लिया उसको एक बार अच्छे से, ड्राइंग कर लिया अच्छे से, एंड उसको पैक करके अपन ने ख़त्म कर दिया। नाउ सिमिलर प्रोसेसेस विल बी डन फॉर हेम्प, ओके। हेम्प के लिए भी सिमिलर प्रोसेसेस करने वाले हैं। उसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि वहाँ पर हम स्ट्रिपिंग नहीं करेंगे, ओके, वहाँ पर स्ट्रिपिंग का प्रोसेस नहीं होगा, बाकी सब होगा। नाउ वील क्विकली गो ऑन टू दी बायोलॉजिकल सोर्स। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या बोलता है, जैसे आपको समझाया था मैंने, दीज आर एपिडर्मल ट्राइकोन्स ऑफ द कल्टिवेटेड सीड ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम, ओके। गॉसिपियम हर्बेसियम वाली स्पीसीज़ पे बिलोंग करते हैं। फैमिली का नाम लिखना है मालवेसिए। सॉरी, आई हैव नॉट मेंशनड इट इन द स्लाइड इन द PDF, बट आपको लिखना है कि इसका जो फैमिली का नाम है, ओके, दैट इज़ मालवेसिए, या। देन दूसरा बायोलॉजिकल सोर्स जो जूट का है वो फ्लोएम फाइबर्स है ओब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ कैप्सुलैरिस, ओके। कैप्सुलैरिस इज ऑल्सो स्पीसीज़। इसकी जो फैमिली है उसको हम बोलेंगे टिलिलेसिए, ओके। इसकी फैमिली जो रहेगी वो टिलिलेसिए बोलेंगे। सो फ्लोएम फाइबर्स ओब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ कैप्सुलैरिस। फ्लोएम फाइबर्स
ओके, फ्लोएम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स। अपने को पता है कि स्टेम्स के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, तो वही है, खाली ये फ्लोएम के जो जितना भी प्रेजेंट रहता है ना फ्लोएम स्टेम्स के अंदर, ये फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ नहीं। और ये क्या है, पेरीसाइक्लिक फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा। कौन किसके लिए बोला मैंने, हेम्प के लिए बोला। उसकी फैमिली का नाम क्या रहेगा, कैनिबिनेसी है। क्या नाम रहेगा सर, कैनिबिनेसी है। ओके, सो दैट इज़ डन। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोर्स 90% सेलुलोज, 7 to 8% ऑफ मॉइस्चर, 0.5% ऑफ वैक्स एंड ऑयल एंड फैट। ओके, दैट शुड बी मैंशनड। एक और थिंग मुझे बोलनी थी कॉटन के बारे में। जब हम कॉटन की बात कर ही रहे हैं तो उसके अंदर एक और थिंग आती है कि अब्जॉर्बेंट एंड नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन। ठीक है, जो नेचुरली ग्रो करता है ना कॉटन, वो नॉन अब्जॉर्बेंट होता है। ओके, जो नेचुरली ग्रो करता है कार्बन, वो नॉन अब्जॉर्बेंट होता है। अब आप बोलोगे कि नॉन अब्जॉर्बेंट क्यों होता है। अगर आपने उसको अब्जॉर्बेंट बना दिया, खाली एक लॉजिक सोचना, अगर वो कॉटन का जो वाइट पार्ट होता है कुछ भी होता, अगर अगर अब्जॉर्बेंट होता, ओके, तो क्या होता, वो सारा मॉइस्चर ले लेता अपने अंदर, करेक्ट है। और जो सीड डिस्पर्सल होता है, अपने को पता रहेगा ना, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड्स का पूरा फील्ड के अंदर फैलना। बोलते हैं ना अपन विंड डिस्पर्सल, विंड आता है सीड्स को उड़ा के लेके जाता है किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रॉपर फूड अवेलेबल है, और वहाँ पर फिर नया प्लांट ग्रो करता है। ये एक कॉमन मोड ऑफ कल्टीवेशन है। अगर अपने को पता रहेगा, हमने बहुत पहले पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, कि भाई कोई फ्लावर्स रहते हैं, कोई प्लांट्स रहते हैं जिनके ऊपर ऐसे सीड्स ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, आपको याद रहेगा पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन होता है, कहीं पर आपने देखा रहेगा पोलन ग्रेन्स पड़े रहते हैं, कैसे विंड से उड़ जाते हैं वो, वैसे यहाँ पर भी सीड्स पड़े रहते हैं जो उड़ सकते हैं। अब अगर आपने इसको अब्जॉर्बेंट कॉटन बना दिया, ये क्योंकि अब्जॉर्बेंट कॉटन बन चुका है, ये सीड्स को मूव करने नहीं देगा, क्योंकि इसने पूरा मॉइस्चर लेके बैठ गया है। अपने को पता है कि कोई भी चीज़ अगर मॉइस्चर लेके बैठ जाएगी तो फिर अलग से हिलेगी नहीं, तो विंड के हिसाब से वो हिलेगी नहीं, एंड दैट इज़ वाई इट वोंट अलाउ द सीड्स टू बेसिकली गो। इसलिए मैं नॉन अब्जॉर्बेंट, ये लॉजिक, अब इससे लॉजिक से आप देख सकते हो कि जो नेचुरली अवेलेबल कॉटन रहता है वो नॉन अब्जॉर्बेंट रहता है, करेक्ट है। पर हम उसको बनाते हैं अब्जॉर्बेंट, बिकॉज हमको अपने काम के लिए चाहिए। ओके, तो हम उसको बनाते हैं अब्जॉर्बेंट। अभी हमने ये बात कर ली, देन हम लोग बोलेंगे कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, सेलुलोज है, मॉइस्चर कंटेंट है, वैक्स, ऑयल एंड फैट है। ठीक है, देन इसका कितना है, इसका अभी आप देख सकते हो कंपैरेटिव में कि भाई जो जूट है उसका सेलुलोज कंटेंट 52 से लेकर 53% है, जबकि इन केस ऑफ कॉटन दिस वैल्यू वाज अबाउट 90%, इफ़ यू कैन सी 90 to 90%, करेक्ट। देन लिग्निन है इसके अंदर, जो इसके अंदर नहीं था, कॉटन के अंदर नहीं था, वेरी बिग थिंग। लिग्निन है इसके पास, हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज इज एक्चुअली अबाउट 20%। देन जब हम जाते हैं हेम्प के पास, उसके पास है सेलुलोज, लिग्निन, कैनाबिडायोल, ठीक है, कैनाबिनॉल, वॉलेटाइल ऑयल्स, कोलिन, ठीक है, एंड TSC विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। TSC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, याद रखने का। ओके, तो कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए। तो अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉटन इंक्लूड ऑफ सेलुलोज, ओके, मॉइस्चर, वैक्स, ऑयल एंड फैट। ओके, सो वैक्स, ऑयल एंड फैट, ओके, सेलुलोज एंड मॉइस्चर। ज़्यादा जो प्रेजेंस होगी सेलुलोज की होगी कॉटन के अंदर। देन द अदर थिंग्स दैट वी डू इज़ द प्रेजेंस ऑफ अदर थिंग्स। कौन से थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जूट के अंदर भी सेलुलोज और लिग्निन रहता है, हेमीसेलुलोज रहता है। और जब हम हेम्प की बात करते हैं, हेम्प के अंदर रहता है सेलुलोज, लिग्निन, कैनाबिडायोल एंड कैनाबिनॉल, ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव कोलिन एंड वी ऑल्सो हैव वॉलेटाइल ऑयल्स। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो कंपोनेंट है TSC भूलना नहीं है, एग्जाम में लिखना ही है ऑफकोर्स। अच्छा, देन यूजेस से पहले आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट द केमिकल टेस्ट दैट आर इन्वॉल्व। ठीक है ना, ख़त्म ही हो गया है अभी, तो वीडियो ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट लास्ट का केमिकल टेस्ट है जिसको हम याद करके ले लेते हैं। कॉटन के अंदर अपने को कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, फ्लोरोग्लिसरॉल एंड HCl वाला। आपको 1 ड्रॉप लेना है फ्लोरोग्लिसरॉल का, 1 ड्रॉप लेना है HCl का, डालना है उस पर्टिकुलर आपके जो मटेरियल आपके पास डालना है उसके ऊपर, एंड देन इट वोंट, मतलब कॉटन के केस में रेड कलर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो भी अपने पास मटेरियल है, ठीक है, ये कॉटन तो नहीं है लेकिन जूट या फिर हेम्प हो सकता है। ये टेस्ट करने के बाद, ठीक है, आपको सपोज मैंने आपके हाथ में मटेरियल दिया, आपको बताना है कि ये कॉटन है, जूट है, फिर हेम्प है।
तो आप इतना बोल सकते हो कि ये टेस्ट करने के बाद इतना बोल सकते हो कि कॉटन तो नहीं है, श्योर टू श्योर कॉटन तो नहीं है, बट ये जूट या फिर हेम्प हो सकता है। करेक्ट है। जो फ्लोरोग्लिसरॉल, 1 ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल, 1 ड्रॉप ऑफ HCl ऑन कॉटन विल नॉट टर्न रेड। करेक्ट है। वेयर एज इन जूट द ऑपोजिट विल हैपन, पिंक कलर आपको मिल जाएगा, रेड कलर रिलेशन मिल सकता है। तो इसके थ्रू से आप जूट और कॉटन के बीच में, केमिकल टेस्ट के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा, हेम्प का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना पड़ता है अपने को कि हेम्प को आपको लेना पड़ता है पेट्रोलियम ईथर के अंदर। ओके, जो हम लोग पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसके अंदर पेट्रोलियम ईथर करके भी कंपोनेंट रहता है, दूर से अपन पेट्रोलियम ईथर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने उसके अंदर डाला, बराबर है, देन फ़िल्टर करना है उसको। जैसे फ़िल्टर मिला, फ़िल्ट्रेट जो मिलेगा अपने को, उस फ़िल्ट्रेट को अपने को डालना है, HCl डालना है उसके ऊपर, बराबर है। तो HCl से डालेंगे अपने को मिलेगा रेड कलर एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। ठीक है ना, अपने को रेड कलर मिलेगा एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। सो दिस कन्फर्म्स दैट हमारा जो बंदा है वो हेम्प है। तो हेम्प का अपने को इतना याद रखने का है, ठीक है, कि हेम्प प्लस पेट्रोलियम ईथर। एंड इसमें एक पॉइंट शायद से मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ फट से। डोंट वरी, मैं म्यूट नहीं हूँ, मैं बस ये फाइल खोलने की देरी में हूँ। इस हेम्प के अंदर ना प्रॉपर केमिकल टेस्ट भी लिखे हुए हैं, तो इसका हमको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हाँ, केमिकल टेस्ट, अभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अभी केमिकल टेस्ट आएगा। येस, तो इसमें फर्स्ट टेस्ट आप देख सकते हो, देखिए इसमें मैंने क्या किया। फर्स्ट टेस्ट के अंदर शेक 1 ग्राम ऑफ रीजन, रीजन मतलब वही अपना हेम्प विथ पेट्रोलियम ईथर एंड फिल्टर, बराबर है, टू 1 ml ऑफ दी filtrate, add 2 ml of HCl gas and ethanol, and the red coloration appears at the junction of the 2 layers. However, after shaking, the upper layer becomes colorless while the lower one attains a distinct orange pink layer, which finally vanishes upon addition of water. इसने क्या बोला एग्जैक्टली, अपने को लेना है हेम्प, हेम्प के ऊपर डालना है पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर के डालने के बाद अपने को फ़िल्टर करना है पूरे सोल्यूशन को। जो फिल्ट्रेट मतलब क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं हम, जो फ़िल्टर करने के बाद नीचे वाला बच जाता है सोल्यूशन, उसको हम फिल्ट्रेट नहीं बोलते। ठीक है, जब अपन समझो अपने पास छाछनी है, ठीक है, छाछनी को अपन ने रखा है, छाछनी के थ्रू से अपन ने लिक्विड पास किया, तो छाछनी के ऊपर रह गया, ठीक है, वो अपना वेस्ट है, पर छाछनी के थ्रू से जो पास कर गया वो फिल्ट्रेट है। ओके, अभी वो जो फिल्ट्रेट है उसके ऊपर आपको ऐड करना है HCl इन इथेनॉल वाला सोल्यूशन, बराबर है, एक ऐसा सोल्यूशन इसको हम बोलते हैं HCl इन इथेनॉल। ओके, HCl इन इथेनॉल अपने को ऐड कर देना है, एंड उसके बाद अपने को मालूम पड़ेगा कि 2 जंक्शन, 2 लेयर्स एक फॉर्म हो चुके हैं, जिसके जंक्शन के बीच में अपने पास रेड कलर दिख रहा है। ठीक है, जब हम शेक करेंगे तो अपर लेयर जो रहता है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और जो लोअर लेयर है उसको एक डिस्टिंक्ट ऑरेंज पिंक कलर मिल जाता है। ठीक है, दिस कन्फर्म्स दैट वी हैव हेम्प, दैट्स इट। ओके, अब हम वापस यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस तो आप सिंपली जूट के लिख सकते हो, गनी बैग्स अपन जो बनाते हैं ना, जूट के बैग्स आते हैं, वो गनी बैग्स बनाते हैं। हेम्प का लिख सकते हो क्योंकि उसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हेम्प के पास ना टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं उसको पेपर जो बोलते हैं ना, सिगरेट का पेपर होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सिगरेट का पेपर इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड यूज़, बट बोल सकते हो करेंसी का जो नोट्स होते हैं उनके जो पेपर होते हैं वो हेम्प से बनते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द यूजेस दैट आई हैव। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हो। फिल्टर पेपर जो रहते हैं वो हेम्प से बनते हैं। ओके, कॉटन जो रहता है, कॉटन ऑफकोर्स में उसको आई यूज इट एज अ फिल्टरिंग मीडियम, फ़िल्टर करते हैं ना कॉटन से, कॉटन के फ़िल्टर्स अपन यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स हमारे पास हैं, देन वी हैव इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, वो कॉटन के लिए हम लोग बोलेंगे। ओके, तो आप खुद देख सकते हो कि कॉटन के लिए मैंने कौन से यूजेस बोले हैं, फ़िल्टरिंग मीडियम, सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह बोला हुआ है, इंसुलेशन मटेरियल बोला हुआ है, और इसके लिए मैंने बोला हुआ है, जूट के लिए बोला हुआ है मैंने गनी बैग्स, और हेम्प के लिए मैंने बोला हुआ है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड इन मेनी पेपर प्रोडक्ट्स, जैसे कि टी बैग्स जो रहते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दूसरा वीडियो करेंगे।